दोस्तों, कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक, घटिया, कायराना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर पड़े और सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से जल्दी हो और जो भी कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, क्योंकि सज़ा का जल्दी मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। दोस्तों, अब पूरे इंसिडेंट में क्या फैक्ट हैं इसको हम वीडियो में समझेंगे और इसके रिगार्डिंग क्या र्यूमर्स बनने लगे हैं उनको भी हम समझेंगे और ऐसी घटनाओं को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में भी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, एनसीआरबी का जो पिछले साल का डेटा है यानी 2023 का, उसके मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 32,000 रेप के इंसिडेंट होते हैं। ये ऐसा शब्द है जिसे मुझे मुंह से बोलने में भी शर्म आ रही है। तो ये पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ देखते हैं। तो संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति जो कि एक सिविल वॉलंटियर होता है कोलकाता पुलिस के साथ। ये सिविल वॉलंटियर क्या करते हैं, कोलकाता पुलिस की छोटे मोटे कामों में हेल्प करते हैं। और हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिस चेक पोस्ट थी वहीं पे ये रहता था, लेकिन हॉस्पिटल्स में इसका काफ़ी आना जाना रहता था। और बोलते हैं कि हॉस्पिटल में लोगों के लिए ये बेड का अरेंजमेंट भी कराता था, यानी जो मरीज़ आते थे उनसे पैसे लेके उन्हें एडमिट कराना, उनके टेस्ट कराना, इस प्रकार की चीज़ें ये हॉस्पिटल्स में करता था। प्लस साथ में कोलकाता पुलिस का ये सिविल वॉलंटियर था, यानी ये दो काम करता था। तो ये व्यक्ति 11 बजे हॉस्पिटल में आता है और अपने एक जानकार से मिलता है जिसको इसने बेड दिलाया था पैसे लेकर। उसकी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा जानता है। उससे मिलने के बाद फिर ये चला जाता है। उसके बाद दोबारा ये 1 बजे आता है, फिर अपने किसी दूसरे जानकार से मिलता है, उसका हालचाल जानता है और फिर अपने किसी दोस्त के साथ ये चला जाता है और हॉस्पिटल की बैक साइड में जाके ये दोनों, ये और इसका दोस्त, ये दोनों ड्रिंक करते हैं लगभग 1 बजे के आसपास। तो 1-1.5 घंटा ये ड्रिंक करते हैं। तो इसका जो दोस्त था वो चला जाता है, लेकिन ये वहीं पे रह जाता है। उसके बाद ये रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए सोचता है कि मैं हॉस्पिटल में ही जाके सो जाऊं। तो सोने के लिए ये लगभग 3:15 पे, अब 9 अगस्त पे हम पहुंच गए हैं, तो लगभग 3:15 पे ये हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे बने सेमिनार हॉल के अंदर एंटर होता है 3:15 पे। अब ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड्स हैं। ये कोलकाता पुलिस की जो इंक्वायरी सामने आई है उस रिपोर्ट में जो लिखा है उसके मुताबिक मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, यानी ये सब चीज़ें फैक्चुअल हैं, कोई भी बनाई हुई बातें नहीं हैं। देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया में वीडियो की बाढ़ आ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें तो फैक्चुअल हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने बना दी हैं इंसिडेंट को सनसनीखेज करने के लिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि इस प्रकार के केसेस में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और हमें जो भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना चाहिए और कम से कम इन मामलों के ऊपर रिपोर्टिंग या शो होने चाहिए। बट आप देख पा रहे हो यूट्यूब पे, मीडिया चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो बहुत ज़्यादा भर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इससे जो इंक्वायरी होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनके लिए भी डायरेक्शंस हैं कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती वो फैक्ट रिलीज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो पीड़िता है या उसके परिवार है उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो ये सब गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए और इंक्वायरी सही हो उसको एश्योर करने के लिए। तो मेरा ये लास्ट और पहला वीडियो रहेगा इस टॉपिक पे, मैं आगे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। तो दोस्तों, उसके बाद जूनियर डॉक्टर की बात करें तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ थी कैंटीन में तकरीबन 2 बजे के आसपास। तो इनके जो 4 दोस्त थे वो अपने पेशेंट से मिलने चले जाते हैं और तकरीबन 3 बजे ये भी एंटर होती है सेमिनार हॉल में और जो कि 3rd फ्लोर पे बना हुआ था। तो ये 3 बजे वहाँ पे पहले एंटर हो चुकी थी, डॉक्टर रेस्ट कर रही थी वहाँ पे और 3:15 पे ये संजय रॉय एंटर होता है, यानी उस समय डॉक्टर थोड़ा नींद में थी जब ये एंटर होता है।
तो ये नशे की हालत में था, इसकी नीयत ख़राब हो चुकी थी, तो ये डॉक्टर पे हमला कर देता है गलत नीयत के इरादे से। डॉक्टर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। उस हाथापाई के तहत डॉक्टर के जो चश्मे जो हैं, उनके जो ग्लासेस हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और जो कांच हैं चश्मे का वो आंखों में चुभ जाता है। गर्दन पे निशान आ जाते हैं, दोनों हाथों पे पाँव पे निशान आ जाते हैं और जो जेनाइटल एरियाज है वहाँ पे भी इंजरी हो जाती है। तो ये पूरा इंसिडेंट होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के सामने आया है कि डेथ से पहले इंजरीज हुई हैं। इसका मतलब डेथ से पहले अपने आप को बचाने की कोशिश की गई है। अब रेप डेथ के बाद हुआ है या डेथ से पहले हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये अब तक क्लियर नहीं है। हाँ, रेप हुआ है, कंफर्म है, संजय रॉय उसमें आरोपी है, ये भी कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है। अब संजय रॉय अकेला था या उसके साथ और भी कोई था, ये अभी कंफर्म नहीं है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रहा है। रेप डेथ से पहले हुआ है कि डेथ के बाद हुआ है, इसके ऊपर भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके ऊपर भी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही हमें कंप्लीट पता चल पाएगा। तो ये संजय रॉय लगभग 4:35 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और सेमिनार हॉल से जब बाहर निकलता है तो सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें ये टाइमिंग नोट हो जाती है और जाके अपना जो पुलिस चेक पोस्ट बना हुआ था हॉस्पिटल में वहाँ पे जाके सो जाता है। जैसे ही सुबह डेड बॉडी मिलती है तो अफरा तफरी का माहौल होता है। कोलकाता पुलिस भी आ जाती है। कोलकाता पुलिस सीसीटीवी को देखती है और तुरंत कोलकाता पुलिस इस वॉलंटियर को गिरफ्तार कर लेती है। तो उनके हिसाब से तो ये मामला इतना ही था कोलकाता पुलिस के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे प्रोटेस्ट होते हैं ये मामला और ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो कोलकाता हाई कोर्ट मामले का संज्ञान लेते हुए सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर देता है। तो अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है। उसमें क्या फैक्ट निकल के सामने आए हैं अभी तक हमें फैक्चुअली बिल्कुल भी नहीं पता है। और फोरेंसिक टीम क्या इसमें जांच कर रही है, फोरेंसिक टीम ने क्या अभी तक बताया है, हमें कुछ पता नहीं है ऑन रिकॉर्ड्स। अब आगे बात करते हैं र्यूमर्स की या हाइपोथेसिस की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गैंग रेप ही है, गैंग रेप हो सकता है बट गैंग रेप ही है, ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा कि ये कायराना हरकत, घटिया हरकत एक इंसान की थी कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन कई सारे मैं मीडिया चैनल्स या यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, वो बड़ा श्योरिटी से कह रहे हैं कि ये गैंग रेप है। और इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 मिलीग्राम सीमन मिला है। 150 मिलीग्राम सीमन मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात पता चली है। ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सीमन की वैल्यू मिलीलीटर में मापी जाती। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो सिंगल इजैकुलेट होता है, सिंगल जो टाइम का सीमन होता है, वो लगभग 3 से 5 ml होता है मिलीलीटर, और ये वैल्यू कितनी है 150 मिलीग्राम। तो इसका मतलब ये फैक्ट सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ र्यूमर है। तो इस फैक्ट के आधार पे बहुत सारे लोग इसको गैंग रेप करके चला रहे हैं। तो रेप हुआ है, ये फैक्चुअल है। अब ये कायराना हरकत एक की है कि अनेक की है, ये बात इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगी। लेकिन ये चीज़ फैक्चुअली सही नहीं है और साइंटिफिकली भी ये चीज़ सही नहीं हो सकती। दूसरा कि हॉस्पिटल में सेक्स स्कैंडल चल रहा था, संजय रॉय वीडियोस बनाता था और उनको बेचता था। अब ये चीज़ भी क्लियर फैक्चुअली नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट पे, यानी जहाँ पे क्राइम हुआ है, सेमिनार हॉल के जस्ट बगल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। ये चीज़ भी फैक्चुअली सही नहीं है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो दूसरी बिल्डिंग में हो रहा है और सेमिनार हॉल दूसरी बिल्डिंग में है।
तो दोस्तों होता क्या है कि कई बार हमारे सामने इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसमें ये सेलेक्ट करना कि कौन सी चीज़ फैक्चुअली सही है और कौन सी चीज़ फैक्चुअली सही नहीं है, वो मुश्किल हो जाता है। तो अब ऐसी चीज़ें फ्यूचर में, भविष्य में ना हो, हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले हमें मोरल वैल्यूज़ अपने बच्चों को सिखानी होंगी, अपने बच्चों को एथिक्स सिखाने होंगे, अपने बच्चों को सिखाना होगा कि बाहर की बहू बेटी अपनी माँ और बहन के समान है। ये वैल्यूज़ हमें देनी पड़ेंगी अपने बच्चों को। इस टाइप की घटनाओं को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों की परवरिश हमें ढंग से करनी पड़ेगी। दूसरा, ऐसे केसेस में पेनल्टी बहुत फास्ट होनी चाहिए और बहुत बड़ी पेनल्टी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि संजय रॉय को पब्लिकली हैंग कर दिया जाए, बेशक इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। इससे क्या होगा, अगर डेथ पेनल्टी होती है और बहुत जल्दी होती है तो इससे लोगों में खौफ का माहौल पैदा होगा। ऐसे घटिया इंसान इस प्रकार की कायराना हरकत करने से सोचेंगे पहले कई बार। तो इसलिए स्पीडी जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस टाइप के केसेस में। सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए मैक्सिमम एरिया में। आजकल टेक्नोलॉजी साइंस इतना डेवलप कर रहा है तो सीसीटीवी एरियाज़ का मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवरेज होना चाहिए, खासकर सेंसिटिव एरिया में तो बहुत ज़्यादा। और साथ में सीसीटीवी की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए या लाइव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि सीसीटीवी में कोई भी घटना है वो तुरंत पता चल जाए और उस घटना के होने के दौरान ही एक्शन लिया जा सके और घटना का अंजाम होने से पहले ही उसको रोका जा सके। लाइटिंग की अरेंजमेंट, बहुत सारी सड़कें देश में ऐसी हैं जहाँ पे शहरों के अंदर भी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, सीसीटीवी तो कहाँ से आएंगे। तो लाइटिंग की अरेंजमेंट होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट की बेटर अरेंजमेंट होनी चाहिए हर नुक्कड़ चौराहे और हर एक गली में। और कृपया करके इस मामले पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं हर एक स्टेट में होती हैं इंडिया के। कभी इस स्टेट का नंबर है, कभी इस स्टेट का नंबर है। जिस स्टेट में यह घटना होती है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को मानना चाहिए कि जी हाँ, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है। लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, बोले तुम अपने यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखो, मेरा क्यों देख रहे हो। ये तो बात गलत है। जिस भी स्टेट में होता है उसी स्टेट के सीएम को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और कहना चाहिए जी हाँ, मेरे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ है और हम इसको दुरुस्त करेंगे, ना कि दूसरी घटनाओं को बता के और खुद की घटनाओं को छोटा करके दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, हम कैसे इस प्रकार की घटनाओं को रोक के अपने सोसाइटी को हेल्दी बना सकते हैं, तो आप अपने कमेंट करके अपनी राय दीजिए। थैंक यू वेरी मच।